गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता अपने आप शोर मचा दे। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप सबको पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेशन हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग अवतल दर्पण को लेकर के डेरिवेशन करते हैं। अवतल दर्पण, चलिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से होगा। आउटर साइड में पॉलिश कर देंगे, आउटर साइड पॉलिश कर दीजिए। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? पोल होगा। मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? पोल होगा। और ये स्फीयर जो कंप्लीट होगा, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसका बीच में यहां कहीं सेंटर होगा, सी, यहां सेंटर होगा। अब यहां से हम लोग इस सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन क्या होगी? फोकल, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। यहां पर अगर कोई भी, अच्छा एक चीज और, इस वक्रता केंद्र और इस पोल, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या आर। उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या आर। मतलब पी सी, पी से सी तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या आर। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, उसका क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है। एक चीज तो ये क्लियर है कि पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस से होकर के जाती है, हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये पैरेलल आने वाली लाइट रेज है, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज और नॉर्मल होता है। उसके बाद इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल भी होता है। वो सारी चीज हम यहां पर देखते हैं। ये इंसिडेंट लाइट रेज होगी तो ये क्या होगा? इंसिडेंट पॉइंट होगा। ये इंसिडेंट पॉइंट होगा। इस इंसिडेंट पॉइंट पर हम क्या ड्रा करते हैं? नॉर्मल ड्रा करते हैं, अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब मैंने आप लोगों को बताया था, कल भी अभी बताया था कि अभिलंब जो बनता है वो हमेशा सेंटर से होकर के जाता है। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर, नंबर एक चीज कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा वो हमेशा सेंटर से होकर के जाएगा। तो यहां पर नॉर्मल बनाना है और वो नॉर्मल सेंटर से होकर के जाएगा। तो मान लीजिए कि ये क्या है? ये है नॉर्मल। और मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है जहां से ये लाइट रेज आ रही है, ये पॉइंट है ए, और ये जो इंसिडेंट पॉइंट है, ये इंसिडेंट पॉइंट है बी। क्लियर? अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रेज, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रेज के बीच का जो एंगल होगा उसे हम किस चीज से डिनोट करते हैं? आई से। इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब यहां से
ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के कितने एंगल पर जाएगी। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ से ये लाइट रेज आई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। मान लीजिए कि ये लाइट रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट करके चली गई, तो यहाँ पर ये एंगल आई है, तो ये एंगल क्या होगा, आर होगा। ये इंसिडेंट एंगल, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। और ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइट आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, एफ कहते हैं। ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। और हम लोग ये जानते हैं कि डायग्राम ये इतना बन गया, इतना आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को और यहाँ पर बता दूँ, ये क्या है, ये फोकस है, ये फोकस है, और ये क्या है, पोल है। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ एफ। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद इस डायग्राम से आप लोग देख सकते हो कि आई और आर दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन का नियम है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों ये दोनों इक्वल हैं? बाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर दोनों इक्वल होगा। अब यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि ए बी लाइन जो है ये क्या है, पैरेलल है। ए बी लाइन पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग एक चीज़ ये जानते हैं कि इस तरीके से दो लाइन है और एक लाइन इसको इस तरीके से अगर कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही अल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, और दो के दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये नॉर्मल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। आई ये भी तो ये भी आई होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। मीन्स यहाँ से इस एंगल को हम लिख सकते हैं ए बी सी। एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल बी सी एफ। बी सी एफ, चाहे हम बी सी एफ लिख दें या चाहे बी सी पी लिख दें, वो एंगल वही रहेगा। तो ये दोनों एंगल हो गया। तो हम लोग ऊपर से देख चुके हैं कि एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल है। आई और आर ये दोनों इक्वल हैं। ये एंगल इक्वल है। हमने देख लिया ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। हमने ये देख लिया कि ये दोनों इक्वल हैं बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये और ये दोनों इक्वल हो गया, किससे, अल्टरनेट एंगल हो गया, एकांतर कोण हो गया। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं, इसका मतलब कि ये और ये एंगल तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल अगर लें तो ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, बी सी एफ। इन ट्रायंगल बी सी एफ, बी सी एफ में एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, बी सी एफ। एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू एंगल, इज इक्वल टू द एंगल, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा सी बी एफ। सी बी एफ
ये एंगल इक्वल हो जाएगा। और एक ही ट्रायंगल में हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि कोई भी इस तरीके से ट्रायंगल है, अगर उसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इस एंगल के सामने वाली साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होगी। मीन्स इक्वल एंगल के सामने की साइड भी इक्वल होती है। तो इस ट्रायंगल में ये और ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये इक्वल होगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों के सामने की साइड्स भी इक्वल होगी। तो इस एंगल के सामने की साइड क्या हो जाएगा, BF इज इक्वल टू इस एंगल के सामने की साइड क्या हो जाएगी, CF। ये हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये और ये इक्वल हो जाएगा। अब हमें बहुत ध्यान से समझना है। अब यहां पर लिखना है इफ द एपर्चर ऑफ spherical mirror is very small, spherical mirror is very small, then point B is very close to point P. So अब यहां से आप लोग देख सकते हो कि अगर इस एपर्चर मैं बता चुका हूं, द्वारक, अपर्चर क्या होता है इसको मैं बता दूं। द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज वेरी स्मॉल। अगर इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, अगर इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो पॉइंट बी और पॉइंट पी बहुत ही वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, मतलब बी पॉइंट और पी पॉइंट दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगे। अगर इस दर्पण का, यदि इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो बी और पी बहुत नज़दीक आ जाएंगे। इसको अगर जनरल मीनिंग में समझिए तो आप लोग ये जानते हो कि लैब में जो होता है, अगर प्रैक्टिकली सोचें तो लैब में जो मिरर होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो कितना बड़ा होता है, वो इतना बड़ा होता है, वो इतना बड़ा होता है लैब में प्रैक्टिकली। लेकिन यहां पर कितना बड़ा बनाया हूं, इतना बड़ा। यहां पर हमने इतना बड़ा मिरर बनाया है, और जबकि प्रैक्टिकली ये होता कितना बड़ा, इतना बड़ा होता है। तो अगर ये मिरर इतना बड़ा है, ये छोटा सा मिरर है, तो लाइट रेज ये आएगी तो बी पॉइंट क्या होगा, यहां पर आ जाएगा, बी पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो बी पॉइंट और पी पॉइंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बहुत नजदीक हो जाएंगे। अब जरा सा सोचिए, अगर बी पॉइंट और पी पॉइंट बहुत नज़दीक आ गया, बी पॉइंट उठ करके यहाँ चला आया, तो ये दूरी, जब बी पॉइंट यहाँ चला आएगा, जरा सा सोचिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये बी पॉइंट है, ये डिस्टेंस है बी एफ। जब ये बी पॉइंट पी पॉइंट के पास आ जाएगा, जब ये बी पॉइंट पी पॉइंट के पास आ जाएगा, तो बी के स्थान पर हम पी लिख सकते हैं, और ये जो बी एफ डिस्टेंस थी, ये बी एफ डिस्टेंस क्या बन जाएगा, पी एफ डिस्टेंस बन जाएगा। मतलब बी और पी दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाएंगे, तो बी के स्थान पर पी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी एफ, बी के स्थान पर क्या लिख देंगे, हम पी लिख देंगे, क्योंकि बी पी के बहुत क्लोज आ गया है, तो बी के स्थान पर हो जाएगा पी एफ इक्वल टू सी एफ। क्लियर, ये इतना हो गया। अब उसके बाद में यहां पर मैं कर देता हूं, बस लास्ट में रिजल्ट आने वाला है। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि पी सी हमें पूरी डिस्टेंस लेना है, पी से सी तक की पूरी डिस्टेंस लेना है, पी से लेकर के सी तक की पूरी डिस्टेंस लेना है। इस पूरी डिस्टेंस को क्या हम ये लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ, मतलब पूरी डिस्टेंस लेना है, तो हमने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दिया तो पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। अब यहां से देखिए, फ्रॉम, इसको कर दीजिए इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, पी सी इक्वल टू सी एफ, सी एफ के स्थान पर क्या लिख देंगे, पी एफ, सी एफ के स्थान पर हम पी एफ लिख देंगे, सी एफ के स्थान पर लिख दीजिए पी एफ प्लस पी एफ।
कितना आ जाएगा, पी सी इजकल टू 2pf, इतना आ जाएगा। पी सी के स्थान पर क्या आ जाएगा, आर इजकल टू 2pf, pf के स्थान पर pf के बीच की डिस्टेंस कितनी है, f, ये आ जाएगा। अब यहां से क्या हम लोग इतना लिख सकते हैं कि f इजकल टू r बाई 2, f इजकल टू r बाई 2 आ गया। यही हमारा रिलेशन है, f इजकल टू r बाई 2। यहां भी लिख देता हूं मैं, f इजकल टू r बाई 2। दिख रहा है आप लोगों को, f इजकल टू r बाई 2। व्हाट इज f? f इज द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है। व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हम लोग लास्ट में सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग खुद से नोट कर लीजिए। यहीं इसी फार्मूले से वी कैन राइट focal length of spherical mirror, the focal length of the spherical mirror is equal to the half of the radius of curvature. The focal length of spherical mirror is half of the radius of curvature. गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसे हमेशा याद रखना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर? आप लोग नोट कीजिए। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कीप्ड एट एंगल थीटा, किसी कोण पर रखे समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। इस टॉपिक को हम लोग थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली समझेंगे तब ये कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा समझ में आए। आप लोग प्रैक्टिकल इसका देख चुके हैं कि जब आप किसी सैलून में जाते हैं, हेयर कटिंग कराने हम लोग सैलून में जाते हैं, वहां बैठते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे कई सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर सैलून में जब बैठते हैं तो हमारे कई सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। कुछ में हमारे फ्रंट साइड दिखाई देता है और कुछ में हमारा बैक साइड दिखाई देता है। तो ऐसा कैसे दिखाई देता है? ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें वहां पर दो मिरर्स लगे होते हैं, एक सामने लगा होता है और एक पीछे लगा होता है, और दोनों मिरर के कारण कितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो दोनों मिरर के बीच कितने एंगल पर दोनों मिरर लगे हुए। अब ऐसे अगर आप अपना रूम डेकोरेट करना चाहते हैं कि आप उस रूम में जाएं, तब आपके कई सारे प्रतिबिंब दिखाई दें, कई सारी इमेजेस दिखाई दें। जैसे आप ये चाहते हैं कि आपकी इनफाइनाइट मेनी इमेजेस दिखाई दें, तब आप कितने एंगल पर लगाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सिर्फ 4-5 इमेज ही दिखाई दे, तब कितने एंगल पर लगाएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी 10, 20, 30 इमेज दिखाई दें, तब कितने एंगल पर लगाएंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर्स कीप्ड एन एंगल थीटा। तो मान लीजिए कि दो मिरर हैं जिनको थीटा एंगल पर रखा गया है, तब कितनी इमेज बनती है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, प्लेन मिरर, और इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है, बीच में ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, ये वस्तु यहां पर रखी है, इसकी इमेज बनेगी। कितनी इमेज बनेगी, कितनी इमेज बनेगी, अब इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ इमेजेज इज इक्वल टू, फार्मूला होता है इसका 360 अपॉन थीटा माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस को n से डिनोट कर दीजिए, n इज इक्वल टू 360
अपॉन थीटा माइनस 1, ये होता है नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला। अगर थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू पता है तो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ इमेज। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बोथ द मिरर। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों, ये जो मिरर है, इस मिरर को हमने ऐसा सेट किया, इस मिरर को हमने ऐसा सेट किया कि ये दोनों मिरर 90 डिग्री पर है। मान लीजिए कि एक मिरर इस तरीके से है और एक मिरर इस तरीके से 90 डिग्री पर मिरर है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ओ रख दिए। अब कितनी इमेज बनेगी? इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री पर हमने एक मिरर ऐसे रखा और एक मिरर ऐसे रख दिया, परपेंडिकुलर मिरर रख दिया। एक मिरर इस तरीके से है और एक मिरर इस तरीके से मिरर रख दिया और किसी वस्तु को यहां पर बीच में रख देंगे तो कितनी इमेज बनेगी? कितनी इमेज बनेगी? इस चीज को हम लोग यहां से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेज एन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? 360 अपॉन थीटा। थीटा के स्थान क्या आ जाएगा? 90 माइनस 1। 360 अपॉन 90 माइनस 1, एक जीरो कट जाएगा, 9 4 जा 60, तो n इजकल टू 4 माइनस 1। टोटल कितनी इमेज बनेगी? 3 इमेज बनेगी, 3 इमेज। लेकिन हम जब देखेंगे प्रैक्टिकली तो हमें 4 दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि एक तो ये खुद ऑब्जेक्ट है और 3 इमेज बन जाएगी, 3 इमेज बनेगी और एक ये खुद है, तो हमें टोटल कितना दिखाई देगा? 4 दिखाई देगा। अगर हम बाहर से देखेंगे, इसे यहां से देखेंगे तो एक तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा प्लस 3 इमेज दिखाई देगी। समझ गए? एक ये ऑब्जेक्ट प्लस 3 इमेज, टोटल हमें 4 दिखाई देंगे। लेकिन उसमें से हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इमेजेस। तो हमें उसमें इमेज कितनी दिखाई देंगी? तो इमेज हमें टोटल 3 दिखाई देंगे, 3 इमेज और एक ऑब्जेक्ट। इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो कि अगर 90 डिग्री पर एंगल, 90 डिग्री के एंगल पर मिरर रख दिया जाए तो कितनी इमेज दिख रही हैं? 4 इमेज दिख रही हैं। उन 4 इमेज में 3 इमेज है और एक ऑब्जेक्ट ही है। क्लियर? तो ये हो जाएगा अगर 90 डिग्री पर एंगल रखें तब इतना। अगर हम इसी को 60 डिग्री पर रख दें, इसी को अगर हम 60 डिग्री पर रख दें, जैसे देखिए यहां पर थीटा की वैल्यू अगर हम 60 रख दें, 60 डिग्री पर 2 मिरर लगा दें, तब क्या होगा? थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी। 60 हो जाएगी तो 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 6 जा 36, मतलब 6 माइनस 1 5 इमेज। अगर 60 डिग्री पर रख देंगे, 60 डिग्री पर रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 प्रतिबिंब हो जाएंगे। 5 प्रतिबिंब प्लस एक खुद ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल 6 दिखाई देगी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि आप 30 डिग्री पर रख दीजिए, कुछ और हो जाएगा। 10 डिग्री पर रख दीजिए, कुछ और इमेज हो जाएगी। 20 डिग्री पर रख दीजिए, कुछ और हो जाएगा। 70 डिग्री पर रख दीजिए, मतलब जिस एंगल पर चाहें उस एंगल पर हम रख सकते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इनफाइनाइट मेनी वो बने, इनफाइनाइट इमेज बने, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 2 मिरर लेने होंगे, एक मिरर ये, एक मिरर ये, और दोनों मिरर को हमें पैरेलल रखना होगा। तो इससे क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगी। क्लियर? इस तरीके से 2 पैरेलल मिरर रख दिए। कहीं पर सैलून में अगर दोनों मिरर को पैरेलल लगा दिए, इसे पैरेलल लगाया नहीं जाता है, नहीं, अगर पैरेलल लगा दिया जाएगा तो इनफाइनाइट मेनी इमेज बनने लगेगी। अगर पैरेलल नहीं लगाया जाता है तो इसीलिए आपकी सिर्फ 5 6 7 इमेज दिखाई देती है, इससे ज़्यादा इमेज नहीं दिखाई देती। तो लेकिन अगर पैरेलल लगा दिया जाए और उसके बीच में कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी रख दीजिए, बीच में उसके कहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसका क्या होगा? इमेज कितनी बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर से भी बनेगी और इस मिरर से भी बनेगी। इस मिरर, अब जरा सोचिए कि दर्पण के सामने आप बैठे हैं, तो इस दर्पण के कारण, इस मिरर के कारण इस ऑब्जेक्ट की या आपकी इमेज बनेगी। जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर इमेज बनेगी, I1। क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के भी कारण इमेज बनेगी। जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर यहां पर इमेज बनेगी, I2।
अब क्या होगा, अब ये वाली इमेज, या चलिए ये वाली इमेज इस मिरर के लिए, इस ये वाली इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम, ये है तो इमेज, लेकिन ये इमेज इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। मतलब ये वाली इमेज इस वाली इमेज का दोबारा प्रतिबिंब बनेगा इस मिरर के कारण। तो इस मिरर के कारण इस इमेज का दोबारा प्रतिबिंब बनेगा, और जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं I2 बनेगा, और ये I1 इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस इमेज का फिर से इमेज बनेगा, और कितनी डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर आगे यहाँ पर बनेगा। ये I3 हो चुका है, I2 था ये I3 हो गया, ये I1 था यहाँ पर बना तो I4 हो गया। अब फिर से अब ये वाला प्रतिबिंब इसके लिए इमेज का काम करेगा, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आभासी वस्तु का काम करेगा। तो इस इमेज का इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा, जितना ये है उतनी ही दूरी पर यहाँ I5 बनेगा। और अब ये I4 का फिर से प्रतिबिंब बनेगा, I4 का फिर से प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके कारण इसका प्रतिबिंब इतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा, यहाँ पर कहीं आकर के I4 बनेगा। अब ये I3 फिर इसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, I5 फिर इसके लिए काम करेगा, इधर वाला I5 है, ये वाला I6 जो है I6 फिर इसके लिए। इस तरीके से इनफाइनाइट मेनी अब वो बनता चला जाएगा, मीन्स इमेज बनती चली जाएगी। अगर हम पैरेलल मिरर लगा दिए, दो मिरर लगा दिए, दोनों पैरेलल है, तो उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी इमेज बन जाएगी। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, कंपटीशन के लिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपटीशन में और पॉलिटेक्निक में तो 100% एक क्वेश्चन आना है, और भी कंपटीशन में, SSC वगैरह के भी कंपटीशन में इस फार्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो एंगल को हम 60 डिग्री पर, दो मिरर को 60 डिग्री पर हमने रख दिया है तो कितनी इमेज बनेगी। या आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है कि हमें टोटल 11 इमेज बनाना है, हमें टोटल 11 इमेज बनाना है, कितने एंगल पर हम मिरर को रखें। तो हमें क्या करना होगा, n की वैल्यू 11 रख देंगे और थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें 11 इमेज चाहिए तो n की वैल्यू 11 और कितने एंगल पर हम मिरर को रखें, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फार्मूले को बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा। साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल फॉर मिरर, चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। इस कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो आते हैं जब न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करते हैं, तब वो आते हैं पूछते हैं सर कब हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नेगेटिव लें, कब फोकल लेंथ को नेगेटिव लें या कब पॉजिटिव लें, कब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव लें, कब नेगेटिव लें। तो इस चीज़ में वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मेरा आपसे वादा है, अगर आप इस यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस समझने की ज़रूरत है। और ये न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए जब रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, दोनों के लिए जब न्यूमेरिकल्स लगाने बैठेंगे आप लोग, तो आपको इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। साइन कन्वेंशन रूल, साइन कन्वेंशन रूल समझने के लिए हम सब लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ, ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। हम सब लोग जानते हैं कि ये ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन से राइट साइड की ये वाली दूरी जो होती है, इधर हम चलते हैं +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3, मतलब इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है। और इधर क्या होता है, +1 +2 +3 वाई एक्सिस में, और इधर नेगेटिव मीन्स ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव होती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर हम लोग ये मानते हैं कि जो मिरर है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जो मिरर है उसका पोल यहाँ पर है, ओरिजिन पर है। पोल हमेशा कहाँ पर मानते हैं, ओरिजिन पर मानते हैं।
उसके बाद जब हम राइट साइड की डिस्टेंस मेजर करते हैं, जब पोल से राइट साइड चलते हैं, इस राइट साइड चलते हैं, तब हम जो डिस्टेंस लेते हैं उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर? और इस पोल से, मिरर के पोल से, चाहे जो हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके लेफ्ट साइड में जब हम चलते हैं, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं। इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर की डिस्टेंस नेगेटिव। क्लियर? और जब हम ये तो हुआ वाई एक्सिस के राइट साइड और लेफ्ट साइड। अब यक्स एक्सिस के ऊपर, जब हम यक्स एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस को देखते हैं, जब हम यक्स एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस को देखते हैं तब हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब नीचे की डिस्टेंस को देखते हैं तब हम नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? जब ऊपर की डिस्टेंस हमें जाना होगा, वाई एक्सिस में ऊपर जाना होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, वाई एक्सिस में जब नीचे आना होगा तो नेगेटिव लेंगे। बस यही तो साइन कन्वेंशन रूल होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। चलिए हम लोग अब देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर बनाइए। मान लीजिए कि ये एक क्या है, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर बन गया। अब कॉनकेव मिरर है तो ये मिड पॉइंट जो होगा उसे क्या कहेंगे, पोल। और पोल को हम कहां पर इमेजिन करते हैं, पोल को हम सेंटर पर इमेजिन करते हैं। मतलब यहां पर जो एक्सिस बनाएंगे वो हम इस तरीके की एक्सिस बनाएंगे, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। मतलब ये एक्सिस बन गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं कहते हैं, यहां पर हमें साइन कन्वेंशन समझना है। अब आप लोग सोचिए जरा सा कि इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर बन गया है, ये कॉनकेव मिरर बन गया है। अब ये कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होगा, इस कॉनकेव मिरर का स्फीयर कंप्लीट होगा तो उसका सेंटर कहीं यहां होगा, सी। कहां होगा, यहां पर होगा, सी। ये सी डिस्टेंस होगा, ये सी होगा, और सी से P तक की जो डिस्टेंस होगी, मतलब C से P तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वही तो रेडियस होगी। रेडियस, रेडियस R किस केस में, कॉनकेव मिरर की केस में। कॉनकेव अवतल दर्पण की केस में, अवतल दर्पण की केस में जो त्रिज्या लेंगे, जो रेडियस लेंगे, वो क्या लेंगे, ये सेंटर इधर है तो रेडियस क्या होगी, ये वाली रेडियस होगी। रेडियस किधर होगी, इस पोल के लेफ्ट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी, इसलिए नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, आर को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। याद रहे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को हमेशा नेगेटिव लेंगे। किस केस में, कॉनकेव की केस में। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, फोकस कहां पर होता है। फोकस मैं हजारों बार बता चुका हूं कि सेंटर और पोल के बीच में फोकस होता है, और इनके फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस और पी के बीच की जो दूरी है, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी है किधर, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कॉनकेव मिरर की केस में फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव लेंगे। अगर न्यूमेरिकल में कॉनकेव मिरर दिया हुआ है तो अपने आप बिना सोचे एफ की वैल्यू, फोकल लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ एफ को हम नेगेटिव रख देंगे। फोकल लेंथ एफ को हम क्या रख देंगे, नेगेटिव रख देंगे। अगर रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस आर को हम क्या रख देंगे, नेगेटिव रख देंगे। अब ऑब्जेक्ट जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होती है, वस्तु को हम लोग ये मानते हैं हो कहीं भी सकता है, लेकिन हम लोगों को 100% केस यही मिलेगी कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी होती है। मतलब वस्तु जो रखी होगी वो हमेशा, हम लोग इतने प्रतिबिंब बना चुके हैं, इतनी केस पढ़ चुके हैं, 6 कॉनकेव की केस में और 1 कॉन्वेक्स की केस में, और सब में ऑब्जेक्ट को किधर रखा हूं, लेफ्ट साइड में रखा हूं। तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो से हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करते हैं और इसे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। हमेशा u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u को हमेशा नेगेटिव लेंगे, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे जो केस हो। लेकिन फोकल लेंथ को पॉजिटिव, नेगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी नेगेटिव लेते हैं। किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। अब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, और v के केस में हमें यह समझना पड़ेगा कि कब नेगेटिव लें कब पॉजिटिव लें। ये इतने फिक्स हैं, लेकिन इस केस को हमें समझना होगा। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कब पॉजिटिव लें कब नेगेटिव लें, इसे समझना है। आप लोग जानते हो, हम लोग कॉनकेव मिरर के द्वारा 6 केस में, कॉनकेव मिरर के द्वारा 6 केस में क्या बना चुके हैं, प्रतिबिंब बना चुके हैं, इमेज बना चुके हैं। कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, उसमें हम लोगों ने 5 केस में देखा है। 5 केस में देखा है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, या इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में होता है, या सेंटर पर होता है, या सेंटर और फोकस के बीच में होता है, या फोकस पर होता है। तो इस 5 केस में इमेज कहाँ बनती है, इमेज लेफ्ट साइड में ही बनती है और उल्टी बनती है, ये याद रहे। इमेज लेफ्ट साइड में बनती है और उल्टी बनती है। तो 5 केस में जब इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, रियल बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। 5 केस में तो हम नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कर रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर दे रहा हूँ। नेगेटिव ज़्यादा है, नेगेटिव मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेते हैं। नेगेटिव क्या लेते हैं, 5 केस में नेगेटिव लेते हैं। लेकिन 6 केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, तब हमारा जो इमेज होता है वो दर्पण के पीछे बन जाती है। दर्पण के पीछे बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। और जब दर्पण के पीछे चली जाएगी, मतलब क्या है, पोल से राइट साइड में चला जाएगा। और जब राइट साइड में चली जाएगी, तब हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। राइट साइड की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, राइट साइड की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर। इमेज की डिस्टेंस में जब लास्ट केस जो है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं, तब इमेज राइट साइड में बनती है, दर्पण के पीछे बनती है। तब हम जो इमेज की डिस्टेंस लेंगे, v की वैल्यू लेंगे, वो पॉजिटिव ले लेंगे, बाकी हर केस में नेगेटिव लेंगे। मतलब यहां पर हम लोग देख रहे हैं r, f और u और v सब के सब नेगेटिव हैं। सिर्फ v एक केस में पॉजिटिव लिया जा रहा है, जब राइट साइड में बन रहा है इमेज, तब याद रहेगा। कॉनकेव मिरर की केस में। अब कॉन्वेक्स मिरर की केस में भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यहां पर, कॉन्वेक्स मिरर ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर के लिए देखे। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होगा, और उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, पोल। और जो हम एक्सिस बनाएंगे, ये पोल हमारा कहाँ पर होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए, मीन्स ओरिजिन पर होना चाहिए। तो जो एक्सिस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ये एक्सिस होगी, ये एक्सिस होगी। अब ये एक्सिस होगी, तो अब यहाँ पर देखिए, ये स्फेयर है, स्फेयर इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो सेंटर तो इधर यहाँ आएगा, सेंटर सी यहाँ पर आएगा। अब सेंटर सी अगर यहाँ आ रहा है, तो रेडियस क्या होगा, P और C के बीच की डिस्टेंस, यही तो रेडियस होगी, यही रेडियस होगी। P और C के बीच की डिस्टेंस, मतलब जो रेडियस है वो ये है। रेडियस किधर है, P के राइट साइड में है, रेडियस P के राइट साइड में है। तो रेडियस R की वैल्यू को हम क्या लेंगे, रेडियस R की वैल्यू को, ये R किधर है, राइट साइड में है, राइट साइड की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा केस है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की केस में R को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, याद रहना चाहिए। अच्छा, फोकस कहां पर होगा, फोकस मैंने बताया पोल और सेंटर के बीचों बीच में होता है फोकस। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, F से।
फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस की डिस्टेंस को, फोकस किधर होगा, फोकस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, पी के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं, राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो इसको भी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर। अब यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। मैंने बताया ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में भी रखते हैं। हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से भी एक बार प्रतिबिंब बना चुके हैं, वहां पर भी देखा है कि ऑब्जेक्ट को हम किधर रखे हैं, लेफ्ट साइड में। तो यू को लेफ्ट साइड में रखते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं, और हमेशा लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मैंने हमेशा बताया कि चाहे कॉनकेव मिरर की केस हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की केस हो, लेकिन यू को हमेशा क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। क्लियर। और इस केस में V के लिए मैंने बताया है कि हर केस में ऑब्जेक्ट को चाहे इनफाइनाइट से P के बीच कहीं भी रखो, इनफाइनाइट से लेकर के P के बीच में कहीं पर भी रखो, ऑब्जेक्ट हमेशा राइट साइड में बनता है, इधर बनता है, छोटा बनता है और वर्चुअल बनता है। तो इमेज हमेशा यही कहीं बनेगी, कहाँ पर, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी और यहाँ पर इमेज बनेगी। तो इमेज की डिस्टेंस राइट साइड में होगी, इमेज राइट साइड में होगी तो इमेज की डिस्टेंस को भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर की केस में तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, याद रखना है कि सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, सिर्फ यू को छोड़कर। यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर की केस में बाकी सब कुछ पॉजिटिव होगा। आर हमेशा पॉजिटिव होगा, एफ हमेशा पॉजिटिव होगा, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, यू हमेशा नेगेटिव होगा। और कॉनकेव मिरर की केस में क्या होगा, आर और एफ और यू तीनों हमेशा नेगेटिव होंगे, और वी भी नेगेटिव होगा, 5 केस में नेगेटिव होगा, 1 केस में पॉजिटिव होगा। क्लियर। इस चीज को अगर आप लोग समझ गए हो तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए चुटकियों का खेल होगा, नोट कीजिए।